तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एब्सेंट इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो नीचे मेंशन किए हुए कौन से एलिमेंट जो हैं पहले 3 पीरियड में आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो उसमें के शेल फिल होता है, ठीक है। सेकंड पीरियड की बात करें तो एल शेल फिल होता है। थर्ड पीरियड की बात करें तो एम शेल फिल होता है। तो इसमें खाली एस आर्बिटल, इसमें एस एंड पी, इसमें भी एस एंड पी आर्बिटल। तो इसमें कोई भी आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट नजर नहीं आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड गैसेस होती हैं भाई, हीलियम मिलता है आपको सेकंड पीरियड में, और फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में आपको जो है नियान और आर्गन मिल जाते हैं थर्ड पीरियड में। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मिलेंगे, आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक को कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को कहते हैं, ये भी नहीं मिलेंगे। तो मोर देन वन चॉइस ये हमारा करेक्ट आंसर है कि हमें कौन कौन से नहीं मिलेंगे, आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ मिलेंगे क्या, नोबल गैसेस मिलने वाली हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो भाई इंटर की मेगा टेस्ट से जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ लें, खुद आंसर डिसाइड करें, कमेंट करें या कुछ भी ना करें, बस अपने पास रखें। उसके बाद वेरीफाई करें कि आंसर क्या होगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट 6 एलिमेंट ऑफ द पीरियड 3 सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। इनकी जो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी? कौन सा पीरियड है भाई? थर्ड पीरियड, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है हो सकता है वो भी इंक्रीज होती जाए, पर देखते हैं आगे और कौन सी प्रॉपर्टीज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन इन देयर ऑक्साइड। तो ये मेंडलीव की क्लासिफिकेशन थी, अगर आपको याद हो। मेंडलीव ने जो ग्रुप बनाए थे वो इस बेसिस पे बनाए थे कि एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ क्या शो करता है। तो अगर 2A ग्रुप है तो वो XO टाइप का कंपाउंड बनाएगा, 3O है तो X2O3 बनाएगा, X2O3। अगर 4A है तो XO2 बनाएगा, फिर 5A है X2O5 बनाएगा, 6A है XO3 बनाएगा, 7A है तो X2O7 बनाएगा। तो ये इन सब में अगर आप ऑक्सीडेशन देखेंगे X का +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो ये जो थर्ड पीरियड है, वाइल मूविंग फ्रॉम द जो है सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इवन आप इसमें क्लोरीन ऐड कर लें तो क्या होता जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है। एटॉमिक रेडियस, अब पीरियड की बात है, पीरियड में एटम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, उस वजह से एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो बढ़ती जाएगी थर्ड पीरियड में पहले 6 एलिमेंट्स के लिए, एंड दैट इज व्हाट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर विथ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। चले 82 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस फॉर्म मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको जहन में आएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2 किस्म के होते हैं, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल। टिपिकल एंड नॉन टिपिकल। टिपिकल क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है कि इनके पास हाफ फिल्ड या स्पार्शली फिल्ड जो है डी आर्बिटल होनी चाहिए, डी आर्बिटल पूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एफ आर्बिटल भी पूरी नहीं होनी चाहिए, यानी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो, लेस देन 10 हो, और डी 0 भी ना हो, एफ 0 भी ना हो। किसी भी इनके कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनके पास एम्प्टी आर्बिटल होगी, ठीक है, तो ये 3B ग्रुप में रखे जाएंगे। अगर इनके पास एम्प्टी होगी तो ये 3B ग्रुप से बिलोंग करेंगे। अगर +2 होगी, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर +3 शो करेंगे तो 3B में होंगे, अगर +2 शो करेंगे तो वो 2 में होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d10। तो भाई डी तो पूरा है तो हम 2B ग्रुप में इसको रखेंगे। तो ये जो जिंक आयन है, कौन कौन से भाई इसमें आ जाते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको हम कहते हैं नॉन ट्रिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, या इनको हम कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते भाई। कौन सी?
सच एज ये कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं होते, सच एज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल नहीं बनाते हैं, सच एज ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, सच एज ये कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होती। तो इन सब की वजह से, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज का नहीं है कि कौन सा आयन है जो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाएगा, इट्स अ जिंक, इट्स अ जिंक। बाकी आपका आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं कि स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, चलें इसको मैं सेव करता हूँ, सेव नहीं करता बल्कि आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक बार देख लें, खुद ही आंसर बना लें, उसके बाद मैं करता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ें कि जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द सेम ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल ऑफ इट्स नॉन कंपाउंड्स। कि कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सेम रहेगा किसी भी, देखिए दो ही ग्रुप हैं 1A एंड 2A, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इनको ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 एंड +2 रहता है, +1 एंड +2 रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो बेरिलियम ऑलवेज शोज +1, आयोडीन का वेरिएबल होगा, ये आपको -1 शो करेगा, +1 +3 +5 +7 ETC। सल्फर आपको -2 के बाद +4 +6 शो करेगा, नाइट्रोजन -3 +1 +3 +4 +5, बहुत सारा ऑक्सीडेशन शो करता है। तो एक ही एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वो आपका या तो 1A ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा या फिर 2A ग्रुप का एलिमेंट होगा, या 1A ग्रुप का होगा या 2A ग्रुप का होगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ गई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए पढ़ लें, उसके बाद खुद जवाब डिसाइड करें, उसके बाद देखते हैं। रेडियस सिमिलर देन इट्स पेरेंट एटम इज, कि कौन सा रेडियस है जो हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंट रेडियस से। देखिए एटॉमिक रेडियस है, तो अगर एटॉमिक रेडियस एक एटम है तो उसके रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहेंगे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, तो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, यानी एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन न्यूट्रल एटम। अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी, तो उसकी साइज कम पड़ जाएगी। तो केटाइन हमेशा छोटा होता है। तो देखें केटाइन आपको कहाँ पे दिखाई देता है, तो कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस एक ही बात है, ठीक है। एनायनिक रेडियस ये तो लार्जर देन होता है, एटॉमिक रेडियस ये तो एटॉमिक रेडियस की तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जो है वो रेडियस है जो क्या होता है, छोटा होता है, जो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चल बढ़ते हैं 85 की तरफ। क्वेश्चन को जरा देख लें, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लें पहले। अब स्टेटमेंट सिंपल सी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी हम ग्रुप के अंदर मूव करते हुए हमने इधर से नीचे से ऊपर जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है तो बॉटम टू टॉप डिक्रीज होगी, और जो प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है वो बॉटम टू टॉप इंक्रीज होगी। यानी हमने वो प्रॉपर्टी लेनी है जो ग्रुप में डिक्रीज होती है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप अभी जहन में लाएं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ग्रुप की जो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं, सच एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सच एज इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, सच एज आपका जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नीचे कम होती है, तो जब आप नीचे से ऊपर आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, तो ये इंक्रीज होती जाएंगी। चलिए भाई, एटॉमिक रेडियस नीचे बढ़ता है, तो जब हम ऊपर आएंगे तो कम होगा। हमने क्या सर्च करना है कि बॉटम टू टॉप इंक्रीज हो, बॉटम टू टॉप क्या हो, इंक्रीज हो। पर ये प्रॉपर्टी क्या है, नीचे इंक्रीज हो रही है तो ऊपर डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल नीचे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक ये सही आंसर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जो है वो डिक्रीज होता है, ऊपर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये नीचे जो है वो क्या होता है, इंक्रीज, ऊपर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट नीचे जो है वो इंक्रीज होता है तो ऊपर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम 5A to 7A, 5A to 7A नीचे क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, ठीक है, तो ऊपर क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो ये भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन नीचे जो है क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ऊपर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सही हो गया, ठीक है।
रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट नीचे जो है वो इंक्रीज होती है, ऊपर क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये भी नहीं है। थोड़ा इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन के बारे में बता दूं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन? कि भाई एलिमेंट के अंदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो एक तो आयनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन पे। और दोनों ये फैक्टर जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह लें या मेटालिक कैरेक्टर कह लें, इनसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन कौन? आयनाइजेशन पोटेंशियल और कौन? इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। नो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन? इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ये है कि एटम के पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हैं कितने और उस वैलेंस शेल में आते कितने, अकोमोडेट कितने कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोरान को देखेंगे तो बोरान के पास हैं कितने? 3 हैं। कितने? 3। आ कितने सकते हैं? सेकंड पीरियड का है 8। अगर हम बोरान की जगह पे नीचे एलिमेंट पे आते हैं एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 3 थर्ड ग्रुप का है। आएंगे कितने? पीरियड कौन सा है? 4th 18 है। ठीक है, तो 3/8 3/, तो दिस रेशियो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल and the total number of electrons that can be accommodated in valence shell, this ratio is called electron population। तो ये नीचे क्या होता जाएगा? इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन यानी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन हैं थोड़े पर उसे चाहिए ज्यादा, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और एलिमेंट क्या करेगा? उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलें आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर भाई हमने पिक किया क्या सही है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, यानी 2 4 and 7। तो दिस इज द राइट आंसर। होपफुली क्लियर हुआ होगा। चलें, नहीं हुआ तो कमेंट कर लें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद 86 पे आते हैं। पढ़ लें जरा। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आर प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ। देखिए इसमें क्या होता है कि अमोनिया होता है, इसको हम ऐड करते हैं किसमें? पेराइन में। पेराइन इज व्हाट? पेराइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, अब रिएक्शन जब इसको सॉल्वेट आवर में डालते हैं तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? जब इस पूरे मिक्सचर को हम कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। इस जैसे ही इस अमोनिकल ब्राइन में क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ठीक है, जैसे ही हम नीचे से सॉल्वेट आवर जो होता है उसके नीचे से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो गैस है आपकी, जैसे ही एब्जॉर्ब होगी सॉल्वेट आवर में अमोनिकल ब्राइन से, तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एब्जॉर्बिंग अमोनिया थ्रू ब्राइन? नहीं, कार्बोनेट यहाँ से नहीं बनता। ठीक है, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्राइन, कि ये ब्राइन जो ऊपर से आ रहा है इसमें हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, उसके बाद रिएक्शन शुरू होगा और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनता है। रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं। तो एक ही आंसर है, कौन सा? एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जनरल रिएक्शन विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट के कौन से कंपाउंड ज़्यादा फेमिलियर हैं? भाई हेलाइड्स फेमिलियर हैं या हेड्राइड्स हैं या नाइट्राइड्स हैं या ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं? तो ये हेलोजेंस होंगे। तो इनका जो फेवरेट रिएक्शन होता है वो हेलोजन के साथ ये होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड मिलेंगे इसके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो हेलाइड्स होंगे। और उनका रिएक्शन किससे जनरली होता है? कॉमन रिएक्शन जो उनके हेलोजेंस के साथ होते हैं। चलिए इसको भी खत्म करते हैं, 88 पे आते हैं। 88 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिडिक कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कि कौन से ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे। बस थोड़ा सा एक ट्रेंड याद कर लें कि एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स जो है, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऐसा फैक्टर है जो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम भी क्या होता है? इंक्रीज। यानी आप अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं फिर भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं फिर भी इंक्रीज होता जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अमोनिया है तो ये बेसिक होता है, वाटर एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये एसिडिक होता है। अब ये क्या हो गया? बेसिक।
ये क्या हो गया M4, ये क्या हो गया एसिडिक। तो आप अगर नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड इससे ज़्यादा स्ट्रांग, हाइड्रोजन सेलिनाइड इससे ज़्यादा, तो HCl इससे ज़्यादा, HBr इससे ज़्यादा, HI इससे ज़्यादा। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होगा। तो बताएं किसके जो है ज़्यादा स्ट्रांग होंगे? भाई 5A ये तो बेसिक होते हैं, अमोनिया वाले बेसिक होते हैं। 7A स्ट्रांग एसिडिक होंगे, ठीक है। 6 एंड 7A 3 एंड 7A, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 7A होगा। क्या होगा 7A, क्योंकि हाइड्राइड्स जो हैं जितना आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जितना आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जितना आप नीचे आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है बेटा। 39 बोरेन्स आर मेटालिक हाइड्राइड्स, नहीं, बोरान जो है खुद नॉन मेटलाइड होता है, सॉरी मेटलाइड होता है, ठीक है, सेमी मेटल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, यस बिल्कुल कह सकते हैं आप। ये देखें बोरान हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इवन दो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, स्टिल इनकी ऑक्टेट पूरी नहीं। तो बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो बोरान के सराउंडिंग में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6 इलेक्ट्रॉन्स, स्टिल इट इज 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अभी भी इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ये आंसर चाहिए, दूसरा देखें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला सेलाइन यानी साल्ट टाइप हाइड्राइड, नहीं वो आपके 1A और 2A ग्रुप के होते हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड, नहीं ये पॉलीमराइज नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो भाई अगर पढ़ने को आए तो क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ देयर। क्यों ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं? व्हाई दे शो पैरामैग्नेटिक? ऑप्शन 1 है कि देयर एटम्स ऑलवेज हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। दीज एलिमेंट्स हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पॉसिबल है। दीज एटम्स हैव नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं। दीज एटम्स हैव ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी नहीं है, अनपेयर्ड भी होते हैं पेयर्ड भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट के पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें पेयर्ड कितने, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात 91 में आए कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिकल एक्टिविटी बिकॉज, कि ये कैटालिटिकल एबिलिटी क्यों शो करते हैं? क्या रीजन होता है कि कैटालिटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं? हाँ भाई, तो 91 क्वेश्चन ये है द डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिकल एबिलिटी बिकॉज, क्यों शो करते हैं? ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अब इसका कोई रिलेशन नहीं है कि कैटालिटिकल पावर क्यों शो करते हैं, इसका रिलेशन ये है कि इनमें डी ट्रांजिशन होती है, इस वजह से ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। अब जो लार्ज सरफेस एरिया, हाँ ये हो सकता है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा ये प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ऑफ देयर एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर, सही है, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। तो इसमें 2 आंसर आ गए, 2 चीजें आ गई। कौन कौन सी 2 चीजें आ गई? एक तो भाई सरफेस एरिया की बात भी हो गई, दूसरी क्या बात हो गई कि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये रिएक्शन में यूज होके किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्ट करके फिर जो है अपने ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ देयर, क्यों बनाते हैं? सिंपल सी बात है कि इनमें जो डी ट्रांजिशन होती है, तो जब ये कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं? जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि लिगेंड्स जो है इनको जब इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या होता है कि जो आपकी डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाती है 2 टाइप में, एक ईजी ऑर्बिटल बनती है, दूसरा T2G बनती है। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इनकी थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, तो इनकी जो ट्रांजिशन है यानी T2G से और EGD से जाने के लिए और आने के लिए जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड है वो विजिबल में, इसलिए ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। चले, तो क्या है? इन्वॉल्व डी ट्रांजिशन विच फॉल इन विजिबल रीजन, सही है बिल्कुल, एक तो ये रीजन है, मे बी दूसरा भी आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व DF ट्रांजिशन, नहीं। इन्वॉल्व DS ट्रांजिशन, ये भी नहीं। कैन नॉट एब्जॉर्ब कलर्स ऑफ दीज एडिशन, ये भी नहीं। तो एक ही रीजन है कि इनमें डी ट्रांजिशन होती है, उसकी वजह से ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। चले भाई 93 पे आए कि डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ, देखिए 3 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। एक तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब ये बनाने के लिए क्या जरूरी है? एक तो भाई एम्प्टी ऑर्बिटल हो जिसमें लिगेंड से आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके,
और दूसरी बात हमें ये भी जहन में होना चाहिए कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये दो किस्म की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। एक प्राइमरी जो कि आयनिक बॉन्ड बना के जो सेटिस्फाई करते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि मेटल्स हैं तो मेटल्स को इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इनकी डी ऑर्बिटल, कुछ डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाती हैं, तो इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। और दूसरी बात, इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी इलेक्ट्रॉन झपकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि इनकी जो है स्मॉल कैटायनिक साइज है, तो ऑल ऑफ दीज रीजन सुन, ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। चलें 94 पे आते हैं। 94 ये है कि द कन्वर्जन ऑफ क्रोमेटाइन इनटू डाइक्रोमेटाइन, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास दो क्रोमेटाइन है, अगर आप हाइड्रोजन आयन में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाइक्रोमेट। तो किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका होगा Cr2O7 -2 प्लस H2O में। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आए, ये हाइड्रोजन आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करोगे, ये दोबारा इधर डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाइक्रोमेट आयन बेसिक कंडीशन में क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये जो रेड कलर है येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और येलो जो है रेड में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और ये क्वेश्चन बहुत बार इंटीग्रेस में आ चुका है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो भाई सारे 3D के हैं तो 4s2 होगा। तो अब 3D जो है, अगर एक होगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर दो होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन, चार होंगे तो चार, पांच होंगे तो पांच। अब सबसे ज्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, 3D5 में है, ठीक है। इसमें 8 में क्या होगा कि ये जो है पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा। 7 में क्या है, ये दो पेयर हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, सबसे ज्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे किस में आएंगे, 3D5 में। क्लियर। चले 96 पे आते हैं। देख लें जरा, एक मरतबा देख लें, खुद करें। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्या होगा। अब देखें EN दिखाई दे रहा है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड है। जब भी आपको ऑर्गेनिक लिगेंड्स दिखाई दें वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होंगे। इनके नाम में हम डाई, ट्राई, ट्रेट्रा की जगह पे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस वगैरह वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो है इथालीन डायमाइन के लिए यूज होता है। इथालीन डायमाइन कितने हैं, दो, तो हम लिखेंगे बिस। तो भाई डाई क्लोरो, डाई तो नहीं है, ट्राई क्लोरो, अच्छा डाई क्लोरो क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर यही है। तो डाई क्लोरो बिस इथालीन डायमाइन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, नहीं 3 क्लोराइड होना चाहिए, एक क्लोरीन बाहर भी है। तो डाइक्लोरो इस इथालीन डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यही इसका नाम होगा। ऐसे थोड़ा देख लें कि भाई दो क्लोरीन अंदर हैं, तो अच्छा ये अंदर और बाहर वाले क्लोरीन का क्या सीन है, ये थोड़ा समझाता चलो। कि अंदर जो क्लोरीन है इसने एक तो आयनिक बॉन्ड बनाया, पहले आयनिक बॉन्ड बनाने के वक्त ये बन गया क्लोराइड आयन, ये बन गया क्लोराइड आयन। और फिर इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, कोबाल्ट को, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब ये जो क्लोरीन बाहर है, इसने खाली आयनिक बॉन्ड बनाया, इसने वापस अपना पेयर इसको डोनेट नहीं किया। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे वो आयनिक बॉन्ड, अगर इनआयनिक लिगेंड हैं तो वो पहले आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, फिर उनके पास जो पेयर आएगा वो पेयर वापस डोनेट करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, होपफुली क्लियर हुई होगी। नीचे आए B2O3। अब बोरान क्या है, बोरान एक मेटलाइड एलिमेंट है, और जो ऊपर वाले मेटलाइड हैं इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो ये क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक होगा, ठीक है। बस ये रटे वाली बात है, रट लें जरा। 98 पे आए। सिंपल बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि कौन सा ऑक्साइड है
जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं हो सकता, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, और फर्दर वही इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकेगा जो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। देखते हैं सल्फर की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है +4, ये -2, तो सल्फर की मैक्सिमम +6 है, यानी स्टिल ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन +2, तो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम है वो +5 है, यानी स्टिल नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। क्लोरीन इधर जो है +4 है, ये -2, क्लोरीन की मैक्सिमम +7 है, तो ये स्टिल जो है इसकी 4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। और कार्बन +4 -2, कार्बन की मैक्सिमम भी 4 है, तो 4 इस ये मैक्सिमम 4 ही शो कर सकता है, 4 ऑलरेडी है। तो दिस इज द ऑक्साइड कि जो फर्दर क्या नहीं हो सकता, जो फर्दर जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे या इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे यूज नहीं हो सकता। होपफुली आपको बात समझ आ गई, थोड़ी सी लॉजिक जरूर थी। Which of the following acids possess oxidizing agents, reducing agents, and complex forming properties? So it's nitrous acid. It's what nitrous acid. तो नाइट्रियस एसिड में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, तो ये फर्दर जो है क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। दूसरी बात कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इसकी +5 पर इधर ये +3 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर लॉस भी कर सकता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से क्योंकि इसके पास इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। आते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए कि कांटेक्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि भाई कांटेक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन वाटर। नहीं, बिल्कुल पहले हमने क्या करना होता है कि SO2 को जो है ऑक्सीडाइज करेंगे, SO3 बनेगा, वो SO3 के बाद में देखते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि हेट्रोजीनियस SO3 डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं, तो हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करके ओलियम बनाते हैं, ओलियम में पानी ऐड करते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ, अब देखें यही इसका आंसर है कि 2SO3 + O2, तो यहाँ पे एक हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट यूज करते हैं सॉलिड स्टेट में V2O5 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2SO3, और इसको हम किस में डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, H2S2O7, उसमें आप अगर पानी डालेंगे तो आपको 1 मोल से 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, और ये डायरेक्ट SO3 को आप पानी में डिजोल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड नहीं दे सकते, तो इसका आंसर जो होगा वो बी है। ठीक है, विदाउट कैटल्स नहीं बनेगा, है होमोजीनियस कैटल्स भी नहीं है, हेट्रोजीनियस होगा। इसको भी मिटाते हैं तो 101 पे आते हैं। सल्फर जो है, सल्फर नॉर्मली आपस में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो सल्फर की जितनी भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सल्फर की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व होती हैं। ये बुक में दी प्रॉपर्टी है, तो इसमें एसिटिक एसिड या अल्कोहल नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड एक कॉमन सॉल्वेंट है जिसमें हम एमार्फस सल्फर को डिजोल्व करके उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो हमें रोम्बिक सल्फर मिलता है। रोम्बिक सल्फर को आप हीट करेंगे, ठीक है, 95 से ऊपर, तो वो आपका किस में, मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको फिर फर्दर आप जो है बॉयल करके इमीडिएटली कूल करेंगे, आपको गामा और प्लास्टिक सल्फर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नीचे क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इन नेल्सन सेल। जब आप नेल्सन सेल में सोडियम ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन से करंट पास करेंगे तो आपको क्या मिलता है कि ये जो सोडियम रिड्यूस होगा ये वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, ये कैथोड पे होगा। एनोड पे आपकी जो है क्लोरीन मिलती है, एनोड पे क्लोरीन मिलती है, तो 3 चीजें मिलेंगी, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। 103 पे आते हैं। तो 103 एंड 4 क्वेश्चन को देख लें जरा। Which of the following is base reducing agent? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी, वो ज्यादा होगा अगर एनाइन है तो जिसकी साइज बड़ी हो। तो आयोडाइड सबसे बड़ा,
ब्रोमाइड उससे छोटा, क्लोराइड उससे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना लूजली बाउंडेड होगा। तो दिस इज अ व्हाट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा उतना सॉफ्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। चलिए भाई, फ्लोरीन क्लोरीन और गैसेस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड। अब देखिए जो 7A ग्रुप है, तो आप जैसे ही 5A से 6A जाओगे, 6A से 7A जाओगे, तो इनमें जो फोर्सेज हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये दोनों गैस हैं, तो क्योंकि ये लाइटर होते हैं, ब्रोमीन थोड़ा वजनी है तो लिक्विड हो गया, आयोडीन और वजनी है तो ये सॉलिड हो जाएगा ड्यू टू वैंडरवाल फोर्सेज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज, दिस इज द राइट आंसर। 105 पे आते हैं। कि कौन सा कंपाउंड है जो प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ? तो सिल्वर नाइट्रेट जो है हेलाइड आयन की डिटेक्शन के लिए, इसको लेयर टेस्ट कहते हैं, यूज करते हैं। अगर आपके पास सोडियम फ्लोराइड है, इसको अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो नो प्रिसिपिटेट्स, कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनेगी। तो दैट्स फॉर श्योर कि ये आंसर है, ठीक है। आयोडाइड क्या करेगा, येलो प्रिसिपिटेट बनाएगा, ये क्रीम कलर के यानी लाइट येलो कह लें, और ये वाइट प्रिसिपिटेट, सॉरी क्लोराइड जो है वाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। और ब्रोमाइड जो है आपके क्रीम कलर के प्रिसिपिटेट बनाएगा। तो सारे हेलाइड डिटेक्ट हो जाते हैं किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, एक्सेप्ट सोडियम फ्लोराइड, वो प्रिसिपिटेट नहीं बना, ठीक है बेटा। वन 6 पे आते हैं। अब ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट है। पढ़ लें, स्टेटमेंट पढ़ लें क्या कहती है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है दे आर एंटायरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन एज एसेंशियल कंपोनेंट, बिल्कुल सही, क्योंकि एंजाइम या तो प्रोटीन्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स उनमें एसेंशियल कंपोनेंट होता है, इसके प्रोटीनस पार्ट को एपोएंजाइम कहते हैं। द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम कंसंट्रेशन, यस 50% रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी एंजाइम की कंसंट्रेशन पे हाफ रेट डिपेंड करता है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दे मेक बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, ये कैटलिस्ट या एंजाइम का बिल्कुल कैरेक्टर नहीं होता कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसमें हम कैटलिस्ट यूज करें, उसमें हम एंजाइम यूज करें तो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं। एंजाइम या कैटलिस्ट सिर्फ उसी रिएक्शन पे काम करेंगे जो थर्मोडायनामिकली पॉसिबल हो, जो फिजिबल हो, जो खुद हो रहा हो। तो कैटलिस्ट या एंजाइम सिर्फ उसकी रेट को बढ़ाएंगे बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। पर अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनामिकली पॉसिबल नहीं है तो एंजाइम कभी भी उस रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। ये एंजाइम की और कैटलिस्ट की खासियत है, इसको ध्यान में रखना। देखो 107 पे आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर्स। पॉलीस्टायरीन, अब इसमें स्टायरीन जो है वो मोनोमर होता है विनाइल बेंजीन, ठीक है, तो ये एडिशन पॉलीमर है, इधर 1 इधर 2 आएगा। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन, ये भी एडिशन पॉलीमर है। एक्लाइड में दो चीजें होती है, एक फिनोल होता है और दूसरा फार्मल्डिहाइड। तो दिस इज द क्या है, पॉलीमर है जो कि एक से ज्यादा मोनोमर का बना हुआ है, ठीक है बेटा। इसको रखते हैं और आते हैं 108 पे। ये भी एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, लेकिन दो किस्म के इनहिबिशन होती है एंजाइम की, एक कॉम्पिटेटिव एक नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव में ये होता है कि जो आपका डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल इट इज़ वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल सबस्ट्रेट, तो वो क्या करेगा कि एक्टिव साइट पे जाके चिपक जाता है, और ओरिजिनल सबस्ट्रेट बाहर खड़ा हुआ है, दूर बैठा हुआ है। डुप्लीकेट सबस्ट्रेट जो बिल्कुल सिमिलर टू ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो जाके एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो इसको कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं। और नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है कि जो आपका सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं किसी और साइट पे जाके चिपक जाता है, वो एक्टिव साइट का शेप जो है वो चेंज कर लेता है,
उससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उस एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो सकेगी, तो इसको नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि कॉम्पीट जो आपका इनिबिटर है वो क्या करेगा, कॉम्पीट्स विद सबस्ट्रेट, यस, कॉम्पीट्स विद एंजाइम नहीं, चेंजेस द शेप ऑफ एंजाइम, ये कौन करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर करेगा, ठीक है। बाइंड विद द नॉन एक्टिव, नहीं, नॉन एक्टिव साइट पे भी कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which carbohydrate does not confirm the general formula CnH2nO? नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, उनका जनरल फार्मूला ये है। तो जो डीऑक्सीराइबोज है इसमें इसमें एक राइबोज की बात करें तो C5O, आपको इस तरह से लिख सकते हैं H2O5, यानी कार्बोहाइड्रेट को इस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट कहा गया था कि इनके अंदर जितने कार्बन है, वाटर और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे वो उन्हीं रेशो में होते हैं जैसे कि वो वाटर में होते हैं। तो इस तरह से आप इसका X और इसको Y लिख सकते हैं, मोस्टली X इज इक्वल टू Y। तो जितने कार्बन होंगे उतने जो है वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ होंगे, इसी वजह से इनको नाम दिया गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर देखा गया कि डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है और वो इस जनरल फार्मूले को ओबे नहीं करता। इसको मिटाते हैं। 109 के बाद है 110। क्वेश्चन को देख लें जरा। All the acid derivatives can be converted back into corresponding acid. One common reaction. अब देखिए कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें एसिड डेरिवेटिव किसको कह रहे हैं हम, एसिड डेरिवेटिव हो गया आपके ये एसिटिक एसिड है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाया, अब ये जो ग्रुप है इस ग्रुप कैन भी भाई कोई हेलोजन है, अमोनिया है, या कोई भी ग्रुप है, OR ग्रुप है, ठीक है, या व्हाटएवर कुछ भी हम ले सकते हैं। एक जनरल रिएक्शन क्या है जिससे ये रिवर्स हो सकते हैं, आप जस्ट क्या करें हाइड्रोलाइसिस, अब जस्ट क्या करें हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि इस कार्बोनाइल ग्रुप में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH इसके पास आ जाएगा, तो सारे रिएक्शन क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बनाएंगे, और ये हाइड्रोजन जो है HCl बनाएगा, हाइड्रोजन अमोनिया बनाएगा, हाइड्रोजन अल्कोहल बनाएगा, और इसी जनरल रिएक्शन से ये सारे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो हाइड्रोलाइसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 111। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब एक बात समझ लें, ठीक है, तो अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, ये कौन सा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन ना। अगर अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो ये इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। बस ये दो बातें याद कर लें कि यहाँ पे क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विथड्राइंग ग्रुप है। विथड्राइंग ग्रुप इसकी एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बस ये सिंपल सा फंडा है, इसको ध्यान में रखते हुए टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिक एसिड, भाई टर्शरी ब्यूटाइल कर लें, ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल। उसके बाद क्या है आपका एसिटिक एसिड है, तो CH2COOH। अब देखें कि यहाँ पे अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, विथड्राइंग तो नहीं है। तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसको भी करेगा। तो जितना लंबा ग्रुप लगाएंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, एसिड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो टर्शरी के बाद आए, इस पे कितनी ब्रांचेस हो गई, 2 ब्रांचेस, इस पे 1 ब्रांच, 9 ब्रांच, और ये छोटा है, तो सबसे स्ट्रांग कौन होगा, ये होगा 4 3 2 1। यानी जितने कार्बन कम होंगे उतना कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे एसिड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाएंगे एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन वीकर देन फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड स्ट्रांग होगा, एसिटिक एसिड से कम। और एसिटिक एसिड अगर सेम कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने लगाते जाएंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसको 112
अरे यार, वापस आ जा भाई। 1 और 12 एंड 13 को देखते हैं सर। चले। The compound X when heated with dry silver oxide forms an ether। भाई सिंपल सी ईथर की प्रिपरेशन है। तो अगर आपके पास दो अल्काइल हैलाइड हैं, आप उसको सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, क्या बनेगा अभी? -2 AgCl सिल्वर हैलाइड, इसके प्रिसिपिटेट्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन हैलाइड कौन सा है। तो अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे? ईथर बनेंगे। तो हमें मिलेगा ईथर। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलें 1 और 13 पे आए। कंपाउंड C4H10O yields a compound, ठीक है, ऑक्सीडेशन। द कंपाउंड इज कीटोन। कीटोन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल होगा तो अल्डिहाइड और कीटोन देगा, अल्डिहाइड एसिड। तो अल्कोहल पे शक जाता है तो आप CH3 CH2, 4 कार्बन है, CH2OH। तो अब प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कंपाउंड क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। इसको मिटाते हैं। 1 और 14 पे आते हैं। 14 एंड 15 को देखते हैं। Which of the following compound precipitate cuprous oxide from phalanx reagent but does not react with sodium metal? ये कौन सा कंपाउंड है जो रेड प्रिसिपिटेट बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, पर सोडियम मेटल के साथ, वो रिएक्ट नहीं करेगा? अब देखिए अल्कोहल होता है तो वो तो करता है, तो फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कौन करते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन करते हैं। अल्डिहाइड करते हैं, कीटोन नहीं करते, ठीक है। तो चलें देखते हैं फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रेड प्रिसिपिटेट कौन बनाएगा? ये रेड प्रिसिपिटेट बनाएगा, यस, ठीक है, पर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अल्डिहाइड है। ये करता नहीं, कीटोन नहीं करते और सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं करते, तो ये अल्डिहाइड होगा। ये क्या होगा? अल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बड़ी स्टेटमेंट, थोड़ा ऊपर जाते हैं, इधर ही खत्म है। चलें इसको देखें जरा। द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आइड विथ 2 प्रोपेनॉन। ये देखिए एक कीटोन है, तो करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। वी नो दैट जब आप किर्केनॉट रिएजेंट को किसी भी कीटोन से रिएक्ट कराएंगे, किसी भी कीटोन से, तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप अल्डिहाइड से कराएंगे, ठीक है, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप ओनली फार्मल्डिहाइड से कराएंगे तो सिर्फ फार्मल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल दे, सिर्फ फार्मल्डिहाइड। बाकी फार्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड है तो वो आपको ये दे, ठीक है बेटा। सुटेबल कंडीशंस टू कैरी बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब देखिए हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बायोमोलिकुलर भी दे सकता है, यूनिमोलिकुलर भी, ठीक है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए जो पोलैरिटी है वो कम होनी चाहिए। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल की जगह हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अल्काइल आयोडाइड जो है वो बेस सबस्ट्रेट है, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड बेस सबस्ट्रेट कैसे है कि अल्काइल जो आयोडाइड है इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज अ गुड अटैकिंग ग्रुप। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी डिपार्ट करता है, तो आयोडाइड बेस्ड सबस्ट्रेट रहेगा। तो हमारा आंसर ए और बी में होगा। उसके बाद लो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों कैरेक्टर भी होने चाहिए। उसके बाद साइज ऑफ एनाइन जो है वो स्मॉल होनी चाहिए। अगर लार्ज होगी तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, अगर साइज स्मॉल होगी तो ये एज अ बेस एक्ट करेगा। यानी अगर आप OH आइन और सल्फाइड आइन को, हाइड्रोजन सल्फाइड आइन को कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रांग जो है वो क्या होगा? बेस होगा। ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जितनी इसकी आप साइज बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी कम होगी। तो साइज स्मॉल होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। लो टेम्परेचर पे एलिमिनेशन नहीं होती, एलिमिनेशन के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर।
बी इज द राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। क्या चीज है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द कैटालिटिकल एसिडिफाइड हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन, इथीन, एसिटाइल क्लोराइड, बेंजीन। अब इथीन में भी हाइड्रेशन होती है, इसमें भी हाइड्रेशन होती है। अब इनकी हाइड्रेशन जो है नहीं होती, हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। बेंजीन में भी हाइड्रेशन नहीं होती। तो प्रोपाइन यानी अल्कीन्स और अल्काइंस में, देखिए अल्काइंस में जो है टाटोमेरिज्म होती है। अल्काइंस में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, रीअरेंजमेंट होती है। तो अगर आपके पास प्रोपाइन है, आपके पास ये प्रोपाइन है, जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करोगे, मार्कोविकोव्स रूल अप्लाई करोगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे ऐड करो जिस पे कम हाइड्रोजन हो, उस पे ऐड करो जिस पे, तो हमें मिलेगा क्या? CH2, CHOH और CH3। अब इसकी होगी टाटोमेरिज्म। ये जो ऑक्सीजन है ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से डिटेच होकर इधर आ जाएगा, हमें मिलेगा क्या? कीटोन मिलेगा। तो दिस इज द कंपाउंड, इथाइन प्रोपाइन इज द कंपाउंड। इसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो उसकी है क्या होगी? रीअरेंजमेंट। उसकी क्या होगी? रीअरेंजमेंट। चले, द मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग वर्क इज, कि कौन सा काम है कि वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर। ब्रेन वर्क आप सोच रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। साइंग वुड, दिस इज द थिंग जिस पे आप 450 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द वर्क जिस पे आप मैक्सिमम, ठीक है, कैलोरीज है मेरे ख्याल में, तो आप इतनी 450 कैलोरीज जो एनर्जीज आप बर्न कर सकते हो इन द 1 आवर। लकड़ियां काटने में कुल्हाड़ी से डजक डजक डजक, तो आप बहुत सी एनर्जी, सबसे ज्यादा यानी जो फिजिकल वर्क जिसमें आप एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपको पतला होने का शौक है मेरी तरह, तो आप लकड़ियां काटें, काटते जाएं काटते जाएं। तो 120 पे आते हैं। 120 में क्या है कि द एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन आर डिफरेंशिएटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन यानी एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों देंगे। अल्डिहाइड में ओनली एसिटल्डिहाइड ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, येलो प्रेसिपिटेट दोनों देंगे। तो आप इस टेस्ट से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों देंगे, यानी इससे नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये बताना है कि किससे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, इससे तो कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रोपरसोल्फाइड, इसमें ये कीटोन देगा, अल्डिहाइड नहीं देगा, इससे भी आप कर सकते हो। टोलिन्स रिएजेंट, ये कीटोन नहीं देगा और अल्डिहाइड देगा, इससे भी आप दोनों को कर सकते हो। फैलेंट सॉल्यूशन सेम, कीटोन नहीं देगा अल्डिहाइड देगा, कर सकते हो। ये दोनों देंगे तो इससे भी नहीं कर सकते, ये भी दोनों देंगे। तो 3 टेस्ट हैं, कौन सी? एक 1 जिससे आप नहीं कर सकते, एक 5 और एक 6। 1, 5 एंड 6। दिस इज द राइट आंसर, 1, 5 एंड 6, ठीक है। होपफुली थोड़ा टिपिकल है पर जरूर आपको समझ आएगा, नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। 121, 121 को देखें जरा। The conditions at which alcohol molecules lose one water molecule in form in ether। क्या होना चाहिए कि अल्कोहल जो है उसकी डिहाइड्रेशन से, ईथर बने, ना कि अल्कीन और वाटर बने। देखिए इसकी 2 कंडीशन है। अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और अल्कोहल 1:1 में लेते हो और टेम्परेचर 170 और 180 रखते हो, तो आपको मिलेगा इथीन और अल्कीन प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। अगर आप ये जो है अल्कोहल जो है वो एक्सेस में लेते हो, टेम्परेचर 140 रखते हो, तो आपको ईथर मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन है कि अगर 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, यानी अल्कोहल जो है हम एक्सेस में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से कम लेते हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं, तो 2 अल्कोहल से एक वाटर निकलेगा, ईथर बनेगा। अगर हम 1:1 मिक्सचर लेते हैं, टेम्परेचर हाई रखते हैं, तो एक ही अल्कोहल से वाटर निकलेगा, अल्कीन प्लस वाटर बनेगा। चलिए ये भी पूरा हो गया। 122,
पढ़ लें क्वेश्चन एक बार। The correct set of conditions to increase octane number of gasoline, कि भाई किस कंडीशन पे ऑक्टेन नंबर बढ़ाएंगे। देखिए ऑक्टेन नंबर किसका ज्यादा होता है, पहली बात कि वो गैसोलीन हो, ऑक्टेन नंबर की बात हो रही है। गैसोलीन में जो कार्बन होते हैं वे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होते हैं, आप इसको मान लो C5 से लेकर C10 तक। जितने कार्बन कम होंगे, जितने कार्बन कम होंगे उतना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। जितनी वोलेटिलिटी ज्यादा हो, जितना सरफेस एरिया ज्यादा हो, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा हो, ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। तो पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ चेन सिमिलर होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो बी और सी में हो सकता है आंसर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होनी चाहिए, वोलेटिलिटी हायर होनी चाहिए, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होनी चाहिए, सरफेस एरिया स्मॉल होना चाहिए। तो हमारा आंसर है सी। अच्छा पेट्रोल होने के लिए कार्बन कम होने चाहिए, कार्बन कम हो पेट्रोल में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो, वोलेटिलिटी ज्यादा हो, ब्रांचिंग ज्यादा हो, सरफेस एरिया स्मॉल हो, तो अच्छा पेट्रोल कहलाएगा। अगर ये टेस्ट आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं और आपको क्या चाहिए, टेस्ट पीडीएफ में चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट 552440 इस नंबर पे अपना नाम नंबर भेज देना, भेज दूंगा आपको, आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, फिर चेक कर लेना। तो भाई 123 पे आए, व्हाट इज लाइंग इन द 123? Select correct statements regarding homologous series. Homologous series में correct statement देखें, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर डिफर बाय 28 मास, सही है। देखिए मीथेन और इथेन, इनके मास में जो डिफरेंस होता है 14 का होता है। तो भाई फर्स्ट और थर्ड के तो 14 और ऐड कर लें, कितना डिफरेंस होगा, 28 का होगा, सही है। इन गैसेस रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा होमोलॉगस सीरीज में, रेट ऑफ डिफ्यूजन तो कम होता जाएगा। इन हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन नंबर डिक्रीज, तो जितने कार्बन बनेंगे ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर इंक्रीज, सही है। C10 नंबर डीजल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की क्वालिटी। पेट्रोल वो अच्छा होगा जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो, सरफेस एरिया कम हो, डीजल वो अच्छा होगा जिसका सरफेस एरिया लार्ज हो, स्ट्रेट चेन कार्बन ज्यादा हो। C16 का जो C10 नंबर है वो 100 होता है, और हमारे पास क्या होता है आइसो ऑक्टेन 224 ट्राइमिथाइल वाला, उसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। इसका C10 नंबर 100 है स्ट्रेट चेन वाला, और ये 3 ब्रांच वाला इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस बट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, गलत। तो भाई करना क्या है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो कितनी है भाई, डिक्रीजेस बट C10, तो दो स्टेटमेंट 1 एंड 3, 1 एंड 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा 1 एंड 3। चलें 1 to 4 पे आते हैं यार। 1 to 4 पे देखें क्या है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, नेम इज लखन। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी और पोलैरिटी। तो पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी दोनों पे होती है, पर ज्यादा जो मेनली जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका बॉन्ड एनर्जी होता है। तो जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो अल्काइल आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, अल्काइल आयोडाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इट इज अ गुड रिएक्टेंट, गुड लीविंग ग्रुप। तो भाई आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड मेड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, भाई इथाइल magnesium iodide. So whenever Grignard reagent is treated with what, carbon dioxide, we get carboxylic acid with one additional carbon, तो हमें मिलेगा प्रोपायोनिक एसिड CH2COOH, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। बाकी ये पार्ट जो है गिरगनार्ड रिएजेंट वाला है, RMGX वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोपायोनिक एसिड। 1 to 5 हो गया, 1 to 6। 1 to 6 को देखें जरा, बताता चलूं कि ये हमारी मेगा टेस्ट जो है पूरे इंटर के कोर्स से ली गई थी लास्ट वीक में, तो आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आपका पूरा इंटर का जो कोर्स है वो रिवाइज हो जाए। तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन क्या करता है,
अगर आप बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगाते हो तो क्या होता है, मेक मेक इट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग से बाहर नाइट्रो ग्रुप की तरफ जाती है, तो पहला आंसर सही है। मेक इट वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो बेंजीन था उसमें पाई बॉन्ड थे, और जो नाइट्रो बेंजीन है, ठीक है, इसमें क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, तो वीक न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये भी सही है। मेक इट स्टेबल एंड लेस अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन की रिंग के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो ये भी सही है। दूसरी बात कि जनरेट नेगेटिव चार्ज इन मेटा पोजीशन, हेंस इट इज अ मेटा डायरेक्टर, नहीं, मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं आएगी, मेटा पे पाई बॉन्ड रहेगा, आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आ जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे अटैक नहीं कर सकता, उसके पास एक ही चॉइस रहती है, वो मेटा होती है, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड मौजूद है। पर क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल इतना इजी अटैक नहीं कर सकता, इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। नहीं समझ आया तो मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ लें या फिर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट कर दूँ, रिप्लाई कर दूँगा। 127 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है। विच सॉइल इज आइडियल फॉर मैक्सिमम एंड हेल्थी क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, स्टेराइल सॉइल जो है, कल्टीवेशन कहाँ पे अच्छी होगी, सॉइल की जो पीएच है, इट शुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू और लेस देन 10। अगर पीएच इस रेंज में है तो इस पे कल्टीवेशन हो सकती है, ठीक है, पर जो आइडियल पीएच है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हो सकती है, दैट इज स्लाइट अल्कलाइन, 7 to 8 pH इज द आइडियल, उसके साथ फर्टिलाइजर होने चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। हैविंग स्लाइट एसिडिक, नहीं, स्लाइट बेसिक पीएच होनी चाहिए, एसिडिक नहीं, बेसिक पीएच होनी चाहिए। हैविंग स्लाइट अल्कलाइन पीएच, प्रोविजन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये आंसर सही है, बाकी सही नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसको भी खत्म करते हैं। 128 व्हाट इज करेक्ट अबाउट लिपिड्स, क्या कहते हैं आप, एक मरतबा देख ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट लिपिड्स, लिपिड्स के बारे में क्या गलत नहीं है, दे कैन बी सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड ड्राइव्ड, सही है गलत है, सही है गलत है, बस इतना ही सोच लें, सही है, नहीं ये गलत है। ड्राइव्ड आपके प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स नहीं होते, ड्राइव्ड आपके प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स नहीं होते, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन 2:1 मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, नहीं, ये होता है 1:2, ईथर 2 होना चाहिए, अल्कोहल 1 होना चाहिए, मैंने उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको बिलोर्स रिएजेंट कहते हैं, ये भी नहीं है। इनके कॉमन प्रॉपर्टी के बिलोर्स रिएजेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी गलत है। कोलेस्ट्रॉल एंड सेक्स हार्मोन्स आर नॉन सेपोनिफिबल लिपिड्स, बिल्कुल सही है। इनको हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स कहते हैं, स्टेरॉइड्स जो है वो नॉन सेपोनिफिबल, यानी इनसे आप साबुन नहीं बना सकते। उसके बाद नॉन ट्यूबेक्सिस कंटेन अल्कोहलिक पार्ट फ्रॉम रेटिनोल यानी विटामिन ए, कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी, तो इनका जो अल्कोहलिक पार्ट है वो नीचे आता है, तो 3 और 4। ट्यूबेक्स में जो अल्कोहल पार्ट होता है वो लॉन्ग चेन अल्कोहल से आता है और लॉन्ग चेन फैटी एसिड से आता है, ठीक है। और जो नॉन ट्यूबेक्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो अल्कोहलिक पार्ट है वो विटामिन ए से या विटामिन डी से आता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। 1 to 9 आए भाई, 1 to 9 पे। विच वन इज एंटायर सेट ऑफ मोनोसेक्राइड्स, के कौन सा सेट सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड का बना हुआ है। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, नहीं हुआ। ग्लूकोज लैक्टोज अगेन डाइसेक्राइड, लैक्टोज अगेन डाइसेक्राइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइबोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, राइबोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि लैक्टोज सक्रोज ये सारी जो हैं डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड में आती हैं। Which of the following reagents will not react with both aldehydes and ketones, ये कौन सा रिएजेंट है जो अल्डिहाइड्स और कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्ट करेगा, यानी आंसर नहीं है। बेंडिस रिएजेंट अल्डिहाइड से करेगा, ठीक है, पर कीटोन से नहीं करेगा। 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन ये दोनों से करेगा। गिरगनॉट रिएजेंट ये दोनों से करेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है कि कौन सा दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, इट्स अ बेंडेक्स रिएजेंट। तो बेंडेक्स रिएजेंट किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, बट कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी तीनों रिएजेंट
दोनों के साथ ये करती है, दोनों के साथ ये करती हैं। होपफुली यू आर एंजॉइंग द टेस्ट। 130 के बाद 131, इस क्वेश्चन को भी जरा गौर से देखें। चलिए इसको मैं छोटा करता हूं। क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल प्लस सोडियम इज इक्वल टू एक्स। तो अल्कोहल और सोडियम बनाएंगे सोडियम अल्को ऑक्साइड। उसके बाद इसमें वाई ऐड करें। भाई वाई ऐड करें तो वाई आपका क्या है, वाई आपका है, मान लें कि एसिड ये है सोडियम एसीटेट है, यानी ये हो गया आपका एक्स, ये है वाई एन ए। अब क्या होगा, एक सेकेंड, सोडियम एथॉक्साइड, तो एन तो ऑलरेडी है, तो हम ऐड करते हैं इसको, वाई जो हमारा ये है सी एल। अब क्या होगा, अब भाई ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद ये NaCl आपस में जुड़ गए, बाकी क्या बचा ओ आर, तो हमें क्या मिला, ईस्टर मिला, यानी ये आपका हो गया जेड। जेड की जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे आपको एसिड प्लस अल्कोहल मिलेगा, तो ये कॉमन सी बात है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, RCl सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। चलें उसके बाद क्या चीज है, 132, which of these polymers is a synthetic polymer, which of these polymer is a synthetic polymer, ट्राइग्लिसराइडिनाइल्स, यानी ये तो आपका आयल है, नेचुरल है, तो ये नहीं है। पॉलीविनाइल एसीटेट सही है, ग्लाइकोजन, ट्रूवेक्स, ये सारे नेचुरल हैं, तो आपका ये जो है वो सिंथेटिक है, ठीक है, बाकी सारे नेचुरल हैं। आ जाएं भाई 133 पे, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर हेल्प प्लांट्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, नहीं, ये फास्फो और पोटाशियम फर्टिलाइजर का काम है। टू प्रोड्यूस प्रोटीन, यस, अर्ली स्टेजेस पे प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की नीड होती है, वो यहाँ से आएगा। टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फैट, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था, फिर भी एक मरतबा यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। होपफुली आपने टेस्ट को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो आपका पूरा जो इंटर का कोर्स है वो रिवाइज हो गया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और आप चाहें कुछ पूछना हो, ठीक है, दिस इज सर राजेश जेवलानी, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ PDF वगैरह आपको चाहिए स्ट्रेस का या किसी भी और टेस्ट का, यू कैन आस्क अबाउट, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।